नमस्ते दोस्तों। सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान के इस चौथे एपिसोड एक वैज्ञानिक उड़ान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 एपिसोड में हमने जाना कि कैसे भारत का ज्ञान कृषि, वस्त्रकला और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत था और कैसे इन तीनों क्षेत्रों ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अनूठा योगदान दिया। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में विज्ञान ने अद्भुत ऊंचाई हासिल की और कैसे अंग्रेजों ने बहुत ही चालाक तरीकों से इस विज्ञान को अंधविश्वास का नाम दे दिया और अनेकों भारतीय खोजों पर अपनी मोहर लगा दी। हमारे ही देश में आकर हमारी ही धरोहर को लूट व बर्बाद कर अंग्रेजों ने हमें हमारी प्राचीन सभ्यता से काट डाला और हमें विश्वास दिला दिया कि हमारी सभ्यता एक पिछड़ी हुई, अशिक्षित, अंधविश्वासी व रूढ़िवादी है। तो आइए आज के इस रोचक एपिसोड में सबसे पहले हम यह समझते हैं कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद करें तो वी और ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, यानी किसी भी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान जिसमें कुछ खास व गहरा जाना जाए उसे विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास विश्व में अति प्राचीन है। इसी प्राचीनता की गहराई में छिपा है भारत का अनूठा आध्यात्मिक ज्ञान और इसी आध्यात्मिक ज्ञान से निकली अनेकों वैज्ञानिक विद्याएं जिन्होंने भारत को अतीत में विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाई। हजारों वर्षों से भारत अपने असीमित और अद्भुत ज्ञान से जीवन के हर क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों का मार्गदर्शन कर रहा था, जैसे गणित, भाषा, खगोल, ज्योतिष, रसायन, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, वस्त्र, कृषि, वास्तु, अणु विज्ञान, धातु कर्म, राजनीति व अर्थशास्त्र इत्यादि। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की नींव एक गहरे वैज्ञानिक आधार पर रखी गई थी, चाहे वह हमारे सामाजिक और धार्मिक त्योहार हों या हमारी ईश्वर से जुड़ने की आध्यात्मिक पूजा पाठ की विधि, सभी में एक गहरा वैज्ञानिक आधार छुपा था। जब अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे तब उनको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत के प्रत्येक आयाम में, चाहे वह शिक्षा हो, कृषि हो, चिकित्सा, कपड़ा या हमारी आजीविका चलाने की प्रणाली हो, सब में एक गहरा वैज्ञानिक तथ्य छुपा है। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने भारत की जड़ें यानी इस विकसित ज्ञान को काटने व लूटने का हर संभव प्रयास किया, जिसके चलते आज भी हम भारतीय अपनी प्राचीन ज्ञान से अपरिचित हैं। दोस्तों, ये ज्ञान व विज्ञान जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, इसी को लूटने के लिए अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों का लालच उन्हें भारत खींच लाता था। आप ये जानकर गर्व अनुभव करेंगे कि भारत का विज्ञान वैदिक काल से ही प्रबल रहा है। इसी ज्ञान व विज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी संस्कृति निर्मित की और इसी संस्कृति से हमारी सभ्यता और कलाएं विकसित हुई। प्राचीन भारतीय विज्ञान का वर्णन हमारे वेदों, पुराणों व अनेकों शास्त्रों में भी मिलता है। दोस्तों, आइए अब एक नजर प्राचीन भारत के अपने महान वैज्ञानिकों व उनकी उपलब्धियों पर डालते हैं। आज से कुछ 3000 साल पहले महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात अपने एक ग्रंथ वैशेक्षिका दर्शन में की। फिर आचार्य वराहमिर ने 6ठी शताब्दी में पंच सिद्धांतिका सूत्रों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का वर्णन किया और 6ठी शताब्दी में ही ऋषि ब्रह्मगुप्त ने भी गुरुत्वाकर्षण का वर्णन ब्रह्म सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में किया। हाँ, मगर यह अलग बात है कि हमारी अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था आज भी हमें यही बता रही है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज तो आइजैक न्यूटन नामक ब्रिटिश गणितज्ञ ने अभी कुछ 17वीं शताब्दी में ही की। फिर आचार्य बोधायन, भास्कराचार्य, पिंगला, महावीराचार्य व वराहमिर जैसे महान गणितज्ञ गणित के अलग अलग विषयों पर आज से कुछ 2-2.5 हजार साल पहले से अनेकों ग्रंथ व सिद्धांत लिखना शुरू कर चुके थे। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1800 साल पहले दोस्तों पाई की सही वैल्यू निकाली और आचार्य माधव ने 13वीं शताब्दी में तो दशमलव के 4 अंकों तक इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला तक बता दिया था। ऋषि आर्यभट्ट ने ही
शून्य का भी आविष्कार किया, जिसके आधार पर ही आगे चलकर अनेकों महान वैज्ञानिक खोजें संभव हुई। पृथ्वी गोल है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की सूर्य व चांद से दूरी, ग्रहों की एग्जैक्ट स्थिति, चंद्र व सूर्य ग्रहण का सही समय जैसे सभी विषयों को हम हजारों साल पहले से साध चुके थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक लेख में कहा है कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया और गणित दिया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव ही नहीं थी। इसी प्रकार प्राचीन भारत में खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी विषय पर सूर्य सिद्धांत नामक एक अद्भुत ग्रंथ लिखा गया, जिसे आज भी ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमर्स व रिसर्चर्स यूज करते हैं। दोस्तों, यह ग्रंथ इतना पुराना है कि आज तक उसकी प्राचीनता व लेखक को लेकर अनेकों मत हैं। हमने गणित की बात सबसे पहले इसलिए की क्योंकि गणित एक आधार नियम है जिसको समझकर ही बाकी वैज्ञानिक खोजें की जा सकती हैं। दोस्तों, गणित के बाद विज्ञान की दूसरी बड़ी खोज भी प्राचीन भारत में लगभग 3000 साल पहले महान ऋषि कणाद ने की। उन्हें अणु यानी एटम का खोजी कहा जाता है। पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत को अणु विज्ञान के द्वारा उजागर करने वाले ऋषि कणाद शिव के बड़े साधक व तपस्वी थे। मगर हाँ, हमारी मॉडर्न शिक्षा तो आज भी हमें यही सिखा रही है कि अणु की खोज जॉन डाल्टन नामक एक विदेशी ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1803 में की। दोस्तों, इसी तरह प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक वराहमिहिर के बारे में आपने शायद सुना होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उनकी अमूल्य पुस्तक बृहत संहिता में उन्होंने भूचाल की पूर्व सूचना पर पूरा एक लेख लिखा है और उन्होंने ऐसे 6 जानवरों व 30 पौधों की गुणवत्ता की भी खोज की जो कि भूमिगत जल का पता लगाने में सक्षम थे। जल विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, भूविज्ञान तथा खगोल जैसे विषयों पर भी उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण खोजें की। दोस्तों, अब आपको एक बहुत हैरान करने वाला फैक्ट बताता हूं। हमें आज तक यह पढ़ाया गया कि हवाई जहाज को राइट ब्रदर्स ने बनाया, मगर उनसे कुछ 7000 साल पहले प्राचीन भारत के ऋषि भारद्वाज ने विमान बनाने की पूरी तकनीक खोज ली थी, जो कि आज के हवाई जहाज से और भी एडवांस्ड है। ऋषि भारद्वाज ने वृत्त विमान शास्त्र लिखा और इसी शास्त्र के आधार पर बाद में वैमानिका शास्त्र नामक एक और ग्रंथ लिखा गया। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि सन 1895 में एक भारतीय युवक शिवकर बापूजी तालपड्डे ने इन्हीं शास्त्रों के गहन अध्ययन से पहली वैज्ञानिक उड़ान ली। जी हाँ, मॉडर्न टाइम्स का पहला विमान उन्होंने उड़ाया, जो कि राइट ब्रदर्स के विमान से 8 साल पहले उड़ चुका था। इस घटना को देखने के लिए श्री सयाजी राव गायकवाड़ भी उपस्थित थे, जो कि उस समय बड़ौदा के महाराजा थे, और यह खबर उस समय की केसरी पत्रिका में भी छपी। मगर आपको याद दिला दूं कि उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था और अंग्रेजों ने जबरन यह प्रोजेक्ट बंद करा दिया। वे किसी भी हाल में भारतीय विज्ञान को पनपने और आगे लाना नहीं चाहते थे। वे हमें यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि भारत अनपढ़, गंवार व एक पिछड़ा हुआ देश है। दरअसल इतिहास हमेशा जीतने वाला पक्ष लिखा करता है और अंग्रेजों ने यही किया। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को ध्वस्त कर पश्चिमी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भारत पर थोपने के लिए ब्रिटिश शासन ने 3 काम किए। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन।
दोस्तों, भारत की इसी वैज्ञानिक परंपरा में आज से कुछ 3000 वर्ष पूर्व वुड्स नाम के एक इस्पात का विकास हुआ। यह विश्व का सबसे कठोर इस्पात था और भारत इसका निर्यात मध्य पूर्व के अनेक देशों में किया करता था। तलवार व अन्य हथियार बनाने के लिए यह वुड स्टील सबसे उपयुक्त था। दोस्तों, भारत की अनेक खोजों की तरह अंग्रेज सरकार हमारे इस इस्पात को भी हड़पना और बर्बाद करना चाहती थी। सन 1818 और 1822 के बीच में प्रसिद्ध इंग्लिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे हमारे इस अद्भुत इस्पात को बनाने की विधि सीखने के लिए 4 साल भारत में ही रहा। धीरे धीरे ब्रिटिश राज ने इंग्लैंड से सस्ता और घटिया क्वालिटी का इस्पात भारत में बेचना शुरू किया और वुड स्टील के इस अद्भुत विज्ञान को नष्ट कर दिया तथा इसे बनाने वाले कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार आज से कई हजार साल पहले हमने हड़प्पा संस्कृति के समय अति आधुनिक सिंचाई की विधियां तथा मलजल व गंदे पानी की निकासी की ऐसी अद्भुत तकनीकें विकसित की थीं जो कि गंध, स्वच्छता एवं ब्लॉकेजेस यानी रुकावटों को खुद ही ठीक कर लेती थी। यहाँ तक कि हम विश्व का सबसे पहला फ्लश टॉयलेट आज से कुछ 3000 साल पहले विकसित कर चुके थे। दोस्तों, आज हम जीवन के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटिंग की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग संबंधी अवधारणा मुख्यतः संस्कृत व्याकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। जी हाँ, हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत के व्याकरण के सिद्धांत इतने अनूठे व वैज्ञानिक हैं कि आज भी विश्व में कई शोधकर्ता इसके गहरे लॉजिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले जर्मनी देश में टॉप 15 यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और इनकी मांग इतनी ज़्यादा है कि पूरे यूरोप व अमेरिका से कई छात्र हर साल संस्कृत पढ़ने इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं। शायद विदेशियों को संस्कृत भाषा के विज्ञान की गहराई हमसे ज़्यादा समझ आ चुकी है, क्योंकि भारत में तो हम आज संस्कृत भाषा के अद्भुत विज्ञान को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और इसका दोष भी मैं अंग्रेज़ों को ही दूंगा, जिन्होंने बहुत ही चालाक ढंग से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हमारे सभी गुरुकुल व संस्कृत विद्यालयों को बंद करा दिया था और मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर अपनी खोखली शिक्षा पद्धति हम पर थोप डाली, जिसने पूरे भारत को अपने अनूठे ज्ञान व विकसित विज्ञान से सदा के लिए काट डाला। दोस्तों, प्राचीन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक व कारगर खोजें की जिन सब का वर्णन इस एक एपिसोड में कर पाना असंभव है। हाँ, मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से अगर आप किसी भी विषय पर इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे और पूछेंगे कि इनका आविष्कारक कौन है, तो आपको कोई ना कोई विदेशी नाम ही बताया जाएगा। यहाँ तक कि हमारी इतिहास की पुस्तकों तक में इन सभी खोजों के पीछे विदेशी वैज्ञानिकों के नाम ही दर्ज हैं। दरअसल इतिहास हमेशा जीतने वाला पक्ष लिखा करता है और अंग्रेज़ों ने यही किया। उन्होंने हमारा असली इतिहास मिटा दिया और नए झूठे इतिहास को जन्म दिया, जिसमें भारत की सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर उन्होंने अपनी ही मोहर लगा दी। अब यह हमारा एक दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इतिहास के सत्य को उजागर नहीं कर पाए हैं और आज भी हमारे बच्चे स्कूलों में ब्रिटिशर्स का लिखा हुआ ही इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा में 2 प्रकार की विद्याओं पर बल दिया जाता था, परा व अपरा विद्याएं। अपरा विद्याएं इस जगत के भौतिक पदार्थों से जुड़ी थीं, जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, वास्तुशास्त्र इत्यादि। जबकि परा विद्याएं भौतिक पदार्थों के परे के अलौकिक विषयों से जुड़ी थीं, जैसे योग, आध्यात्म, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, वेदांत दर्शन, ब्रह्म विद्या इत्यादि। दोस्तों, परा विद्याएं ही मनुष्य को एक नियंत्रित, नैतिक व संयमी जीवन जीने की कला तथा अहम से परे अनंत आनंद व मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। ब्रिटिश राज से पूर्व
भारत में दोनों प्रकार की विद्याओं को पढ़ने पढ़ाने व उन्हें विकसित करने पर बल दिया जाता था, पर ब्रिटिश राज ने विज्ञान की इन सभी विद्याओं पर रोक लगा उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि भारतवासियों का शोषण और भारत की लूट और भी प्रभावी ढंग से की जा सके। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को ध्वस्त कर पश्चिमी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भारत पर थोपने के लिए ब्रिटिश शासन ने 3 काम किए। पहला, संस्कृत भाषा में पढ़ाई लिखाई को बंद करवा दिया गया, क्योंकि विज्ञान की हमारी प्राचीन संपदा के बारे में अधिकतर जानकारियां हमारे संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों में ही थी। दूसरा, 1835 में मैकॉले द्वारा नई शिक्षा नीति सामने रखी गई, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम को पूरी तरह से औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल बना दिया गया। तीसरा, 1857 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जहां से एक नए यूनिवर्सिटी सिस्टम की शुरुआत हुई। यहां भारतीय विज्ञान परंपरा की कोई जगह नहीं थी। इसका उद्देश्य भारत में आधुनिक शिक्षा के नाम पर अंग्रेजी बोलने वाले नौकरों की एक नई पीढ़ी को तैयार करना था। अब अंग्रेजों ने एक और तो भारतीय गुरुकुलों को समाप्त कर दिया तथा दूसरी ओर अपने द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान की शिक्षा से भारतीयों को दूर रखा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1899 तक ब्रिटिश राज में विज्ञान में स्नातक यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ही नहीं थी। 1899 में यह डिग्री शुरू की गई और 1899-90 के सत्र में केवल 10 भारतीय छात्रों को यह डिग्री दी गई। भारतीय छात्रों को विज्ञान के कोर्सेज में दाखिला न देने के 2 कारण थे। एक, सारी शिक्षा अंग्रेजी में कर दी गई और दूसरा, अंग्रेजी राज ने सुनिश्चित किया कि बीएससी करने वालों को अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी ही ना मिले। दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस तथा गणितज्ञ व शिक्षाविद आशुतोष मुखर्जी जैसे अत्यंत मेधावी शोधकर्ताओं तक को इस भेदभाव से जूझना पड़ा। आज ये समय आ गया है कि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्मरण कर उसे गर्व से फिर स्थापित करें। दोस्तों, इस दिशा में बतौर आम आदमी भी हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हर बार की तरह मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूँ। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। जहां एक ओर अंग्रेजी राज भारतीय विज्ञान परंपरा को जड़ से उखाड़ने में व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्रवादी भारतीय इन परंपराओं को जगाए रखने का अथक प्रयास कर रहे थे। जगदीश चंद्र बोस, आशुतोष मुखर्जी, ए.के. दत्त, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे वैज्ञानिक अपने स्तर पर वेदांत तथा भारत की अन्य आध्यात्मिक व दार्शनिक परंपराओं को आधार बनाकर लगातार शोध पत्र लिख रहे थे और अनेकों नई खोजें कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। प्रफुल्ल चंद्र रे ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना तो की ही, साथ ही आधुनिक भारत के पहले इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री रिसर्च की भी स्थापना की। भारत की विज्ञान परंपरा को रूढ़िवादी साबित करने तथा पश्चिम के विज्ञान को भारतीय विज्ञान से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बनाने का काम करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी, ट्रांसलेशन सोसाइटी तथा कलकत्ता बुक सोसाइटी जैसे संगठनों को स्थापित किया गया। इन संगठनों ने ऐसे ग्रंथ तैयार किए जो स्कूलों व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए। ये ग्रंथ मूलतः पश्चिम के वैज्ञानिकों की पुस्तकों का अनुवाद थे,
इनमें भारतीय ज्ञान व विज्ञान या प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का कोई उल्लेख तक नहीं था। इसलिए 1947 के आते आते हम अपनी संपूर्ण वैज्ञानिक परंपरा को न केवल भूल गए, बल्कि हमने ये मान लिया कि आधुनिक विज्ञान में हमने जो कुछ सीखा है वे पश्चिमी देशों की ही देन है, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत था। अब विडंबना यह है कि जहां पश्चिम में कई वैज्ञानिकों ने भारतीय वैदिक साहित्य से बहुत कुछ सीखा, वो इसकी प्रशंसा की है, वहीं हम अपनी विज्ञान परंपरा को लेकर अभी तक कई भ्रांतियां पाले हुए हैं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध विद्वानों का भारत के प्राचीन ग्रंथों के बारे में क्या कहना है। प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और इसके बारे में सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो बाकी सब कुछ इसके आगे बहुत फीका सा लगता है। इसी तरह जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे और अणु बम के जन्मदाता। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अच्छे जानकार भी थे। 1947 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में उन्होंने टिप्पणी की, भारतीय वेदों का अध्ययन कर पाना हमारे लिए इस सदी का प्रमुख सौभाग्य है जो हमें पिछली सदियों में उपलब्ध नहीं था। ओपेनहाइमर के वैज्ञानिक कार्य पर भारतीय अध्यात्म तथा विज्ञान परंपरा का गहरा प्रभाव था। इसी तरह महान इलेक्ट्रिक इंजीनियर निकोला टेस्ला तो भारतीय ज्ञान परंपरा व वेदों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने कई नए आविष्कारों के नाम संस्कृत में देने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अपने वैज्ञानिक व्याख्यानों में वे कई संस्कृत शब्द जैसे आकाश, प्राण, ऊर्जा इत्यादि का प्रयोग भी करने लगे थे। दोस्तों, इसी प्रकार कई विदेशी वैज्ञानिक अब भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई को समझने लगे हैं और हमारे प्राचीन शास्त्रों पर गहरी शोध भी कर रहे हैं। कई नई वैज्ञानिक खोजें तो पूरी तरह से हमारी प्राचीन ग्रंथों पर ही आधारित हैं। इस विषय में आपको एक रोचक किस्सा सुनाता हूं। अभी हाल ही में 2016 में एक जापानी कोशिका वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज के अनुसार जब भी हमारे शरीर के किसी सेल यानी कोशिका को भोजन नहीं मिलता, तब वे अपने आसपास के मृत सेल्स व अन्य हानिकारक वायरस व बैक्टीरिया को खाने लगता है, जिससे हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता है। अब भारतीय ज्ञान परंपरा में तो ये खोज हमारे ऋषि हजारों वर्ष पूर्व कर चुके थे। तभी तो हमारे यहाँ एकादशी तथा कई अन्य दिनों पर निर्जल उपवास रखने की परंपरा है, क्योंकि उपवास के दौरान जब कोशिकाओं को बाहर से भोजन नहीं मिलता, तब वे अपने आसपास के मृत व अस्वस्थ सेल्स इत्यादि को ही अपना आहार बनाते हैं, जिसके चलते हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। मगर इतनी विकसित ज्ञान परंपरा होने के बावजूद भी ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने हमें यह विश्वास दिला दिया कि हम एक बहुत ही पिछड़ी हुई व अवैज्ञानिक सभ्यता के वंशज हैं। आज ये समय आ गया है कि हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्मरण कर उसे गर्व से फिर स्थापित करें। दोस्तों, इस दिशा में बतौर आम आदमी भी हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिसके लिए हर बार की तरह मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूं और आशा करता हूं कि इन सुझावों पर अमल कर मानव कल्याण की इस क्रांति में आप भी अपना सहयोग देंगे। पहला, हम संस्कृत भाषा जरूर सीखें और अपने बच्चों को भी संस्कृत अवश्य सिखाएं। साथ ही हम अपने आसपास के सभी मित्रों को भी संस्कृत सीखने का प्रोत्साहन दें। दूसरा, हम अपनी रुचि के अनुसार कम से कम एक प्राचीन भारतीय ऋषि वैज्ञानिक का चित्र अपने घर में अवश्य लगाएं और अपने बच्चों को उनकी जीवनी तथा उपलब्धियों से अवगत कराएं। तीसरा, हमारे बच्चे अक्सर जन्मदिन की पार्टियों में अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं। उन्हें उपहार के रूप में या उपहार के साथ किसी एक प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक भेंट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। चौथा, विदेशियों ने हमारा बहुत शोषण किया और आज भी अपनी आर्थिक नीतियों द्वारा कर रहे हैं। अब हम उनका अनुसरण करना बंद करें, चाहे वो फैशन हो, बच्चों के टीवी सीरियल्स हों, विदेशी वस्त्र या अन्य प्रोडक्ट्स हों, या खान पान की आदतें हों। इन सभी क्षेत्रों में जितना हो सके हम उतना स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही उपयोग करें और गर्व से भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं। पांचवा,
भारतीय इतिहास की सही जानकारी खोज उसे अपने सभी मित्रों व नए पीढ़ी के साथ सोशल मीडिया पर साझा करें। तो आइए इस प्रेरणा के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में एक नए रोचक विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। किसी भी राष्ट्र का गौरव व उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की व्यवस्थित जीवन शैली व मजबूत स्वास्थ्य पर। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज ने भारत की इस सेहतमंद बुनियाद को तोड़ने का भरसक प्रयास किया।